नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है, या ये कह लीजिए कि बीजेपी ने उपचुनाव को साख का सवाल बना लिया है और साख बचाने के लिए दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, बसपा और सपा आपस में ही आर पार के मूड में है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर वार किया तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर से चुपचाप मिले हैं, उनका पर्दाफाश होना जरूरी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मकसद था कि वोट पड़े और जनता जाने की कौन किससे मिला है, यानी बुआ बबुआ में अब ठन गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश मायावती के सियासी लड़ाई की किसको इस लड़ाई का फायदा मिलने जा रहा है, और क्या विपक्ष अगर आपस में ही उलझा रहेगा तो सत्ता पक्ष से मुकाबला कैसे करेगा। क्योंकि चाहे उपचुनाव को देखें, वहां से भी विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से गायब है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने देखा, उप मुख्यमंत्री को देखा, प्रदेश अध्यक्ष को देखा, और दूसरे जो दिग्गज हैं वो भी जमीन पर उतर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के जो दिग्गज हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके क्या मायने हैं? क्या यह समझा जाए कि विपक्ष एक तरीके से आत्मसमर्पण कर चुका है, या फिर वो इस जंग को जीतना ही नहीं चाहता, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले यह एक परीक्षा है विपक्ष के लिए भी, सरकार के लिए भी। बावजूद इसके अगर ऐसा विपक्ष नहीं लड़ रहा मैदान में तो फिर सवाल उठना कहीं ना कहीं जायज है। जाहिर तौर पर राजेश, अगर देखा जाए जिस तरह से पिछले कई चुनावों में विपक्ष अपनी भूमिका भूल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उसको जाहिर तौर पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं और विपक्ष यहाँ पर एक बार फिर से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस लड़ाई का फायदा किसको मिलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उपचुनावों में बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में, लेकिन विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, और ये आपस में विपक्ष जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है, वो सुनते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल यह भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का गठबंधन कर सकती है, बीजेपी से मिले हुए लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी था, यह अखिलेश यादव ने कहा। और यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया, और निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन इसलिए किया ताकि वोट पड़ सके। अखिलेश ने यह भी कहा कि हमारा मकसद था कि वोट पड़े और सच सामने आए, यानी जो पिछले दरवाजे से बोलिंग की जा रही थी वो ये चाहते थे कि सामने कौन खेल रहा है ये पता चल सके। तो मायावती ने क्या कहा था वो भी बताएं। अखिलेश की भी मुलायम की तरह बुरी गति होगी ये उन्होंने कहा, और गठबंधन करना बड़ी भूल थी, गेस्ट हाउस कांड को वापस लेना बड़ी गलती है, ये मायावती ने कहा। तो लोकसभा चुनाव में हमने कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि आपको याद होगा दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ी थी। सपा मुखिया मुकदमा वापस कराने में लगे थे। देखिए, जाहिर तौर पर अब सपा और बसपा एक दूसरे की दुश्मन बनती हुई नजर आई है। हालांकि इतिहास रहा है कि पहले भी बुआ और बबुआ में दोस्ती और दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है, और इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव से सपा के जो विधायक है, बागी विधायक है, उनकी मुलाकात की बात सामने आई तो मायावती ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब तो जैसे को तैसा करके हम दिखाएंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव का यह कहना है, जब ये एक बड़ा सवाल सामने आया कि अखिलेश यादव का अब ये कहना सामने आ रहा है पलटवार, जब पूरे मामले को लेकर जो निर्दलीय प्रत्याशी था जिसको सपा समर्थन कर रही थी उसका पर्चा खारिज हो गया है, अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि भाई बुआ और बबुआ तो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा किसको मिलने वाला है। और पहले अखिलेश यादव एक तरह से यह कहा जा रहा था कि मुलाकात कर रहे हैं, बंद कमरे में बातचीत चल रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव खुद पलटवार करने के लिए सामने आ गए हैं। तो आखिर इसके मायने क्या है? क्या वाकई ये चाहते थे अखिलेश यादव की जो भी मायावती कर रही है या फिर जो भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है वो सामने आ जाए, या वाकई उन्होंने जो खेल जो चाल एक तरह से कही जा रही है चली है वो फेल होने का असर और बौखलाहट है? ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं।
बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव से पहले एक परीक्षा होती है, उपचुनाव जो भी हो सरकार के लिए या विपक्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में है। खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है, लेकिन दूसरे दलों के जो दिग्गज हैं वो उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे जितना सत्ता पार्टी है। इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कई सवाल हैं उनके भी जवाब लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएसपी का अस्तित्व किस तरफ जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अब किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर विपक्ष आपस में ही उलझा रहेगा तो फिर सत्ता पक्ष को चुनौती कौन देगा, क्योंकि सत्ता के लिए ये बेहद जरूरी है कि विपक्ष को बांट दिया जाए और मौजूदा वक्त में वो बटा हुआ भी नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो वहां पर गठबंधन के साथ आगे आई सपा और बसपा, लेकिन गठबंधन चल नहीं पाया और फेल हो गया। और अब जो सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए थी सत्ताधारी पार्टी के लिए यानी कि बीजेपी के लिए कि विपक्ष आकर चुनौती दे, वो चुनौती नजर ही नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना कि दो लोगों को लड़वा दो और फायदा हो जाए, कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आपस में लड़ रहा है कि विपक्ष को अपनी भूमिका नहीं जाननी चाहिए, उनको ये याद करना चाहिए कि उपचुनाव का मौका है, सेमीफाइनल इसे माना जाता है, विधानसभा चुनाव भी आने ही वाले हैं 2022 के। अब ऐसे में अगर विपक्ष आपस में लड़ता ही रहेगा, जैसे को तैसा करने को ही करता रहेगा, तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को चुनौती आखिर कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर जितनी भी चुनावी जनसभाएं उपचुनाव में रही हैं, आपने देखा होगा कि लगातार सीएम योगी बने हुए स्टार प्रचारक जो है वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आपस में लड़ने में ही और बौखलाहट दिखाने में ही। इसे समझेंगे हम, इस तस्वीर को, उत्तर प्रदेश के जो समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं उसे समझेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। विजय खैरा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और रोशनी कुशल जायसवाल हैं प्रवक्ता कांग्रेस की। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ विपिन शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। उपचुनाव को लेकर सर सवाल तो कई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, विपक्ष वैसा अलर्ट क्यों नहीं है, सक्रिय क्यों नहीं है इस चुनाव में? देखिए राजेश जी, ये सभी को नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी सक्रियता दिखाए, अपनी पार्टी के जो विधायक है उनको आगे पीछे बढ़ाने का नंबर आगे पीछे करे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि मीडिया लगातार समाजवादी पार्टी को समय समय पे सचेत करता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। और अगर भाजपा मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे भाजपा को विजयश्री मिलेगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये समझ लीजिएगा कि ये चुनाव जो आने वाला है ये लिटमस टेस्ट है आज की सरकार का। और सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 3.5-4 सालों में, वो जनता के बीच में मैसेज जाएगा, लॉकडाउन का मैसेज जाएगा, धानों की खरीद से जो सरकार के वादे हैं उससे मैसेज जाएगा, गन्ना के तमाम किसानों के मैटर का उसका मैसेज जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस चुनाव में। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको कमजोर आंका और हम अपनी मजबूती के साथ खड़े उतरेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि नया नियम के तहत मीडिया ये सवाल उठा देती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव में नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी सत्ता थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तब भी हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव लड़ाने के लिए नहीं जाते थे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम सारे नेता, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश की कमेटियां, राष्ट्र की कमेटियों के मेंबर्स जो हैं वो सारे लोग जाते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी और भी जितने महत्वपूर्ण सांसद हैं, विधायक हैं, वो सभी चुनाव में जाते हैं और हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीतते हैं। मनोज जी, आप जो कमी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, विपक्ष कमी बताएगा, तो आप जो वो तो मैसेज जो देना चाहते हैं वो जा रहा है, क्योंकि वो लोग मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन आप अगर कमियां गिनवाना चाहते हैं तो वो कैसे सामने आएंगे? मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, उनकी तरफ फिर रुख करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। विपिन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, पॉलिटिकल सवाल जवाब बाद में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप समीक्षा करें। ये जो हालात उत्तर प्रदेश के बने हैं कि एक तो उपचुनाव है, सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में है, विपक्ष गायब दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया विपक्ष ने?
ऐसी बात नहीं है कि अगर आप देखें कि ये 403 विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश का राज्य है, तो यहाँ पर अगर आप भाजपा की बात करें 306 सीटें हैं और यहाँ पर अगर कुछ सीटों के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहली बात ये बोलना कि ए टीम बी टीम, तो ये देखिए ये एक पिछले 10-15 सालों में हमने ये शब्द सामने सुनने को आ रहे हैं कि पहले दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वहाँ पर ये बात सुनने को आई, बार बार बोलते थे कि केजरीवाल जो है बी टीम है कांग्रेस की या बी टीम है भाजपा की। वो बहरहाल फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ जब वो अपनी पार्टी बनाकर उनको प्रचंड बहुमत मिला और लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरे। दोनों बारी देखिए, जो उनको बहुमत दूसरी बारी भी मिला तो वो भी ये दर्शाता है कि अपने आप में वो बिल्कुल अपने बलबूते पे उनको लोगों ने स्वीकार करा। तो यहां पर यह कहना कि अभी आत्मसमर्पण कर दिया है विपक्ष ने, तो यह भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यहां पर विकल्प की बात है। देखिए जिस तरीके से योगी सरकार पे, मैं एक बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और 2019 का लोकसभा का चुनाव, इसमें एक बहुत ही अद्भुत नया ट्रेंड उभर के आया कि लोगों ने जाति धर्म इससे ऊपर उठकर विकास को तवज्जो देते हुए जो वोट डाला। तो यही पर अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, 3 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, एक चरण अभी संपन्न हुआ 28 तारीख को, तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या बिहार भी उत्तर प्रदेश की राह पे चलेगा। क्योंकि ये देखिए कि इतने सालों से जो हिंदी हार्ट बेल्ट कहा जाता था बिहार उत्तर प्रदेश को, तो उन्होंने जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ के वो, हालांकि वो जो आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं, आरक्षण की बातें करते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है और वो बरकरार है। लेकिन यहां पर अभी जो है एक लोगों में जन जागृति आई है, जो जिसका स्वागत करना चाहिए कि लोगों ने विकास को तवज्जो दी है और लोगों का अपेक्षा है, उम्मीद है। वो अलग बात है कि अभी क्योंकि देखिए, अब जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक सपना साझा करा, बोला कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो तुरंत पहल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो अपने आप देखिए आप कि एक नई दिशा में उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो यहां पर एक कोरोना काल में हम जी रहे हैं, चुनौतियों का भरमार है, चीन का अतिक्रमण, वहां पर चीन बाज नहीं आ रहा अपनी नापाक हरकतों को जो अंजाम देने में लगा हुआ है, और उधर से कोरोना का संक्रमण, क्योंकि अभी रोकथाम आया नहीं है, अभी सफर लंबा है, और ऊपर से प्रवासी मजदूरों ने जिस तरह से जब मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, सड़कों पे जो विचलित करने वाले दृश्य देखे गए कि जब बैग ट्रॉली का काम कर रहे थे, गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पे निकली हुई थी। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। और शायद ये कारण है कि इस समय विपक्ष भी समझता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, इसी तरह से बिहार में भी बोला जा रहा है कि क्योंकि विकल्प नहीं है, इस करके वो ऐसा प्रतीत होता है, देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि टिप्पणी करना चाह रहे हैं, आत्मसमर्पण कर दिया। बस आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में एक नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो मुझे लगता है क्योंकि विकल्प की भी कमी है, ये कहना कि आत्मसमर्पण, क्योंकि देखिए एक बिहार में अगर बात करें तो एक जंगल राज था 15 साल का जो कहा जाता है, और तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, यूपी में दम है क्योंकि यहां जुर्म कम है, लेकिन इसके विपरीत था। और आप देखें कि राजनीति ने सियासी रोटियां सेकते रहे, इतने साल मंदिर मस्जिद को लेकर आप अपनी राजनीति चमकाते रहे। वो अलग बात है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ 9 नवंबर 2019 को, जब जो पूरे देशवासियों ने एक अच्छी नजीर पेश करी। तो यही देखना है कि आप मंदिर मस्जिद और राजनीति से ऊपर विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक है, मनोज जी आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। हाँ, विपिन जी की बात पे आप टिप्पणी कर रहे थे। नहीं, मैं टिप्पणी भी करना चाह रहा था, और साथ में ये बात, आपको जो सवाल अधूरा रह गया था, सब आवाज कर रही थी जी, इस परिप्रेक्ष्य में मैं उपचुनाव है, निश्चित तौर पर सरकार की बहुत बड़ी मतलब समझ लीजिए एक कंपटीशन है कि सरकार ने अब तक किया क्या। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जो इस डिबेट के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, जो आपके सवाल भी है, समाज और पार्टी गठबंधन को लेकर जो बसपा और भाजपा बीच हुआ, इससे सीधा हमारे और आज कि उत्तर प्रदेश वैसे ही बुरे दौर में फंस गया डबल इंजन की सरकार के चक्कर में, कुछ हो नहीं रहा है, गर्त हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का, गड्ढा मुक्त करने आए तो उत्तर प्रदेश के गड्ढे में डाल दिया। तो अब करना यह है कि जिसको अगर बसपा को बात तो था, अगर कांग्रेस को किसी से गठबंधन कर सकता, जनता को गुमराह मत करिए। उत्तर प्रदेश 2012 से और 17 के बीच में एक नई दिशा, नई सोच और नए विकास का बढ़ रहा था।
सरकार आने के बाद अवरोध हो, मैं तो नाम जिनको तब तक आगे बढ़ाना चाहिए था। देखिए मनोज जी, आपकी आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, वापस आपका रुख करेंगे। रोशनी जी का रुख करना चाहूंगी। रोशनी जी, जिस तरह से ये आर पार की लड़ाई बनी हुई है, सबसे पहले आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना चाहूंगी। ये आर पार की लड़ाई में सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी ने जैसे मायावती जी के लिए कहा कि ये सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का, तो मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी से कि अभी कुछ दिन पहले ये मुलायम सिंह यादव जी के साथ योगी जी के पास डिनर करने गए थे, तो वो क्या था? तो मैं आप सबको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि ये सब के सब मिले हुए हैं। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गंगा जमुनी की तहजीब को लेके चल रही है और लोगों में धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें विकास की, ये जनता से कोसों दूर है। विपक्ष को जरूरत ही नहीं है भाजपा की कमियां बताने की। बच्चा बच्चा भाजपा की कमियां बताने के लिए तैयार खड़ा है और विकास बहुत कोसों दूर है। अभी तो कुछ दिन पहले विकास की गाड़ी भी पलट गई थी। अभी कुछ नहीं रोशनी जी, देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली है, ऐसे में ये कहना कि सब नाकामियां जानते हैं, ये तो और अलग बात हो गई। लेकिन अब विपक्ष को गिनवाना तो पड़ेगा ना। विपक्ष अगर पूरी तरह से चुनावी मैदान में नहीं उतर कर आएगा तो जनता को पता कैसे लगेगा? विपक्ष का काम ही यही है। इस लॉकडाउन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश वासी और बिहार वासी पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। अरे भाई, उसमें तालमेल का अभाव था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। पहले मामले की तह तक जाइए आप। मामले की तह तक आप जाइए। अरे जाने, आपको कोई आईना दिखाए तो आपको लगता है कमाल है। हम तो निष्पक्ष होकर बात करते हैं। इस तरह से सीमाओं को ब्लॉक किया गया था ताकि अरे कमाल की बात है, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी कोरोना काल में। कोरोना किसी की देन तो है नहीं, एकाएक सर पे आके आया। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है तब कोरोना नहीं फैल रहा। वहां पर अगर आप बात करें, WHO ने भी तारीफ करी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, बोला कि हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी। सही समय पे बात नहीं हो रही है। किस तरह से बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन हुआ। शटर बंद था लेकिन किराया चालू था, व्यवसाय बंद था लेकिन ब्याज चालू था। किस तरह से मीडियम क्लास की जनता रो के। ठीक है रोशनी जी, इसका जवाब विजय जी से लेते हैं। विजय जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अपनी पार्टी का पक्ष वही रखेंगे, वही जवाब देंगे। विजय जी, कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान को छोड़िए, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विजय जी क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? विजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जब रोशनी कुछ कह रही थी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। जी हाँ, कांग्रेस की प्रवक्ता बिल्कुल अधीर हो रही है और होना भी चाहिए। जब पार्टियों के पास जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती है और वो जमीन पे चुनाव के मैदान में जंगल में उतरते हैं और बातें करते हैं, जमीनी हकीकत ये है कि आपके मुख्यमंत्री लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, सीमाओं में ही रोक दिया जा रहा था। हजारों लोग सीमा में वेट कर रहे थे। बीच में अभी मत बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए। महिलाओं से युद्ध घोष इस तरह नहीं लड़ा जाता है। अपनी बारी में महिला और पुरुष की बात मत करिए। ये पूरा महिलाओं की मैं सच्चाई आपको बताना चाह रही हूँ। अपनी बातों को कहे और चुनाव के दंगल में उतरे, हमें कोई गुरेज नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है, सत्ता से हमारे सवाल है, जवाब है और सवाल जवाब के आधार पे जनता ने जो निर्णय लेना है वो निर्णय ले रही है। 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जरूर 10 तारीख को। ठीक है मनोज जी, रोशनी जी, विपिन जी का रुख में करना चाहूंगी। आप लोग आपस में लड़िए मत और अपना अपना पक्ष रखिए आराम से, ताकि जनता तक आपकी आवाज पहुंचे। विपिन जी देखिए, जिस तरह से ये पूरी चीजें सामने आ रही हैं, बार बार लड़ाई की चीजें सामने आ रही है, विपक्ष एक दूसरे से लड़ रहा है। विपक्ष की जो भूमिका होती है लोकतंत्र में, वो भूमिका विपक्ष भूल चुका है। और आपने कहा कि विकल्प ऐसे में जनता को नजर नहीं आता है, क्योंकि बार बार सारी पार्टियां आपस में लड़ती जा रही हैं और फायदा बीजेपी ले भी रही है और मिल भी रहा है। देखिए निश्चित बात है, ये जैसे कहा जाता है, पुरानी कहावत है, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है। तो निश्चित बात है, अगर आपको थाली में सजा के कुछ आपको मौके मिल रहे हैं तो उसको कौन खोना चाहेगा, विपक्ष हो या पक्ष हो। तो यहां पर सब लोग एक जैसे हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि जहां एक तरफ विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, ओछी राजनीति शुरू हो जाती है। मैं यहां सबकी बात कर रहा हूं। और देखिए, अगर हम वो दौर याद करें दिल्ली का 15 साल का शीला दीक्षित सरकार का स्वर्णिम दौर था, ऐसे ही नहीं ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, वो इतिहास था। और आज अगर देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी पार्टी और जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, अगर कोई
खामियां उजागर करे या आईना दिखाए तो मिर्चें लगती हैं। यहां कांग्रेस के तो कुछ नेता खुद अपने आप बोलते हैं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और यहां पर अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में अलग जो लड़ाई है वो आप भाजपा की बात करें या बसपा की बात करें या समाज, पहले बहन जी एक मिनट, बहन जी एक मिनट, बहन जी हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा आपसे हाथ जोड़ के, एक मिनट पहले दर्शकों का सम्मान करते हैं, मेरे विचार पहुंचने दीजिए, फिर आप बोलिए, विरोध करिए, जो आपने करना है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आ रहा हूं, हाँ। ये कोरोना किसी की देन नहीं है। एकाएक देखिए, अभी आप इन चुनावों की बात करें तो इनमें मुद्दे काफी हैं। आप रोजगार का मुद्दा है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुद्दा है, क्योंकि अभी चुनौती काफी है, सफर लंबा है, ठीक है। और यहाँ पर यह देखना है कि आपने जो अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, वो कैसे लेके आने हैं। लेकिन आप फिर देखते हैं कि घूम फिर के लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगते हैं। सबकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, एक सेकंड, रोशनी जी कुछ कह रही हैं, उनकी आवाज, रोशनी जी आप कुछ कह रही हैं, और आपसे मैं आगे सवाल भी यही है कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष जो है वो तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि विपक्ष एकजुट ना हो, और आप लोग बिखरे हुए नजर भी आ रहे हैं, इसका भी नुकसान होगा आप लोगों को। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात की थी भाजपा ने, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं मिला। रोशनी देखिए, सवाल आपसे ये है कि आप सब लोग बिखरे हुए हैं, आप सब लोग एक ही पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं ना। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए आप विरोध किसका कर रही हैं। आप बीजेपी का विरोध कर रही हैं, उनकी नीतियों का, या फिर जो विपक्ष की और पार्टियां हैं उनका विरोध कर रही हैं। अगर साथ में एक साथ मिलकर एकजुट नहीं रहेंगे तो कैसे विरोध होगा? सपा, बसपा, भाजपा सब मिले हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गंगा जमुनी की तहजीब को लेके चल रही है, जो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रही है, लोगों के हक के लिए राजनीति कर रही है, रोजगार के लिए आवाज उठा रही है, हर तरीके के मुद्दे पे आवाज उठा रही है। लेकिन भाजपा ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नए नए नियम लाती है। जीएसटी को देख लीजिए, लॉकडाउन को देख लीजिए, सारे इनके जो रात में 12 बजे जो इनके नियम लगते हैं वो अगले दिन फ्लॉप होते नजर चले आता है। ठीक है रोशनी जी, विपिन जी का मैं रुक करना चाहूंगी। विपिन जी, एक सवाल भी मेरा है कि देखिए, अखिलेश यादव और मायावती जब एक साथ चले तो सफर काफी लंबा नहीं रहा है, लेकिन अब बीजेपी और बीएसपी एक साथ चल रहे हैं, ये सफर क्या बहुत छोटा रहने वाला है? फायदे की राजनीति है? और अपनी टिप्पणी जो आप करना चाह रहे थे वो भी। देखिए, ऐसा है कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है। मैं एक बात बोलूँगा कि पहले भी अगर आप पीछे जाएं, देखिए हम लोग तो विश्लेषक हैं, पत्रकार लोग हैं, हम लोग तो बात हकीकत बोलते हैं, निष्पक्ष। हमें तो किसी इस मामले में जब विश्लेषण करते हैं या मूल्यांकन करते हैं किसी बात का, तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होता। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बड़े गाजे बाजे के साथ जब महागठबंधन का ऐलान हुआ था 2019 के चुनाव में, तो तब भी अंदेशा जताया जा रहा था। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो यही बोलना पड़ेगा मजबूरन कि तब भी जब गाजे बाजे के साथ लेकर महागठबंधन का ऐलान हुआ था, तो समझने वाले, जो इसमें ये जरूरी बात नहीं है कि आप चुनावी पंडित ही होंगे तभी आप समझेंगे, वो सब समझ रहे थे कि ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, और वही हुआ। देखिए, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। बहरहाल आप ये बात करें कि देखिए कुछ चीजें जो बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं कि कहावत तो जरूर है कि ऑपोजिट पोल्स गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता कि आप समझे कि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और वामपंथी दल एक हो जाएं। वो अलग बात है कि मोदी विरोध में जरूर एक मंच पे खड़े दिखाई देंगे, या आप समाजवादी को पार्टी को और बसपा को आप समझे कि एक हो जाएंगे। तो यहां पर वैचारिक मतभेद है, तो उसमें आप एकाएक सब कुछ भूल के अगर आप ऐसे साथ एक अपॉर्चुनिटिस्ट बनते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता सफर। बहरहाल इस समय ये समझना पड़ेगा कि इस समय क्योंकि ये चुनाव सर पर है। विजय जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप टिप्पणी कर लीजिए, फिर कई सवाल और कई बातें जो हैं वो विजय जी साफ करेंगे, क्योंकि उन पे कई तरह के आरोप लगे। जी मनोज जी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कई राजनीतिक दल हैं। हमारे विश्लेषक महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति में हर दल अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से राजनीति करता है। समय अनुसार तो समय समय पे एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे गठबंधन करती हैं, और समय के सरकार में रहते रहते कुछ पार्टियां 6 महीने बाद अपना गठबंधन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद तोड़ भी देती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती। ये विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण ये होता है कि जिस सरकार को हमने चुन के बैठाया है 5 साल के लिए, उस सरकार ने आम जनता के लिए, ऐसे विश्लेषक के लिए, हमारे जैसे विपक्ष के लिए और आप जैसे एंकर के लिए क्या किया? क्या उत्तर प्रदेश की दशा दिशा को बदला या नहीं बदला?
मनोज जी, इससे लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि पॉलिसी मेकर्स ही चेंज हो जाएं। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, एक पार्टी से गठबंधन होता है, दूसरी पार्टी बैठ जाती है, जनता के लिए क्या किया है? अरे जनता ने अपना नेता देखा है, जनता ने अपना नेता चुना है, पॉलिसी मेकर्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। आपकी पीढ़ियां कुछ पीछे एक और ट्रेंड देखने को मिला था, जब चुनाव जीत गए तब कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। खत्म हुआ तो आप फिर गुलाम हो जाओगे हजारों साल के लिए। सरकार से सवाल पूछिए। जनाब, जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब जानती है। सरकार से लगातार हम सवाल पूछते आ रहे हैं, जनता के जनादेश को सर माथे लेना चाहिए। ठीक है विजय जी, आप पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और खासकर जब विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है उसके बाद भी आप पर आरोप लग रहा है, क्या टिप्पणी करेंगे? हम पर क्या आरोप लग रहे हैं? अभी ये कहा था सपा के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेताजी ने ये बोला था सकती है भाजपा, कुछ भी कर सकती है। ये वो शख्स बोल रहा है जिसने वास्तव में कुछ भी किया है। यानी पहले उन्होंने हर कोई पार्टी छोड़ी के जिसके साथ समझौता नहीं किया, कांग्रेस के साथ समझौता करके मिलकर चुनाव लड़ लिया, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया उन्होंने, दोनों जगह से चुनाव लड़ लिया। दोनों पार्टियों को, अरे रुक जा भाई, मेरे आधा घंटे के बाद 2 मिनट में बोलने दे। अब रुक जा 2 मिनट दादा, अब रुक जा 2 मिनट, सुन लेना। असलियत अब फोन खुल दिया तो क्यों नहीं सुन पाता भाई? ये बताइए, जनता ये जानना भाई, अरे अब पोल खुल गई है। सवाल यही है आज की राजनीति में। हाँ, आप बात कर, आप बोल लीजिए, मैं फिर बोल दूंगा। नहीं, विजय जी बोलिए आप। विजय जी, आप अपनी बात रखें। आपका अगर गठबंधन है, हाँ, आपकी अगर बसपा से बातचीत है, अगर आप भविष्य में गठबंधन करने जा रहे हैं तो आप जनता को बताइए। विजय जी, आप अपनी बात रखें। वो जब ये खत्म करना तब बोल लूंगा ना, ऐसे नहीं होती साहब, डिबेट जैसी ये होती है। मनोज जी, एक सेकंड। मनोज जी, आप सुनिए पहले, क्योंकि करीब आधा घंटा गुजर चुका है, वो देर से हमारे साथ जुड़े। आधा घंटे के बाद हाँ, में बोला, आपको पूरा टाइम है सर, आप बोलिए, अपनी बात रखें। ऐसे टाइम थोड़ी खराब कर सकते हो, ऐसे समय बर्बाद थोड़ी। विजय जी, मैंने आपको बोला, आप बोलिए, अपनी बात रखें। आपने जो बात रखी है वो सच ये है। क्या समाजवादी पार्टी ने क्या चुनाव अभी मिलकर लड़ा नहीं था कांग्रेस के साथ? क्या समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था? चुनाव लड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ इनकी मट्टी हो गई, 5 सांसद इनको मिल पाए और 10 मिल गए बहुजन समाज पार्टी को। उसी दिन तय हो गया कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से कई गुनी ज्यादा लोकप्रिय है, कई गुनी ज्यादा। भाजपा के मुकाबले में तो वो सब मिलके भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो तय हो ही गया है। सर, अब वो ये कह रहे हैं कि आप अब बीएसपी के साथ मिले। वोटों का सवाल एंड में देना, आखिर में जवाब देना, आखिर में। हाँ, अब रहा वोटों का सवाल। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने पहले से ये तय कर लिया था, हाँ, कि इस चुनाव में उनको सीट बेचनी है और विधायक खरीदना है। समाजवादी पार्टी का फैसला था, क्योंकि उन्होंने 37 वोट के बाद इनको चुप कराइएगा क्या? मनोज जी, देखिए, बोलने दीजिए उन्हें, उन्होंने अपना पक्ष अब तक नहीं रखा है, आपने रख लिया है, अब उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपको वक्त दिया जाएगा पूरा, अपनी बात आप रखिएगा। देखिए, थोड़ी देर के लिए चुप रह लीजिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए विजय जी। इनके पास 47 वोट थे, 33 वोट राज्यसभा की एक सीट घोषित करने के बाद 10 वोट बचे थे। पहला काम क्या किया समाजवादी पार्टी ने? तुरंत वोट खरीदना शुरू करा। 6 वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के तुरंत तोड़ के अपने पास लिया है। अगर उनका वाकई में बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग था, अगर सरकार के अपने काम नहीं है बताने के लिए तो मन मत हो जाइए टीवी में। अरे काम की बहस नहीं हो रही है, ये बहस राज्यसभा टिकट की हो रही है। काम की बहस बहुत होली, काम की बहस बहुत होली है, समझे? सरकार ने क्या काम किया है? काम की बहुत बहस होली है। तो काम क्या है तुम्हारा? काम तो तुम्हें सड़क पर कर दिया ना जनता ने। ये कौन सी डिबेट है? नहीं सर, व्यक्तिगत ना हो, एक दूसरे पे मुद्दे पे आइए वापस। मुद्दा ये है विजय जी, वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिले हुए हैं, अब खुल के सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी का साफ ये कहना है। क्या तो बोलने तो दीजिए, मायावती जी के साथ आपका गठबंधन है? आधा घंटे से बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, आपने जो बात बोली मैंने उन तक पहुंचा दी, अब उनको बोलने दीजिए। मनोज जी, आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनको बता दिया, अब उनको सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं इस पे। विजय खेरा, दिखाइए या मुझे छोड़ दीजिएगा, आप हम लोगों को बैठा देखा। विजय जी बोलिए, टेलीविजन है, आपको पता है, बोलते ही हैं, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, कई बार आप भी बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखें।
2 मिनट तो बोलने दे। जी जी आप बोलिए। आवाज ऐसे हमें चिल्लाना पड़ता है ना इस तरीके से। हाँ हाँ आप बोलिए। इन्होंने क्या किया आपके सामने है, 43 वोट थे इनके पास, 33 वोट पर एक राज्यसभा की सीट इन्होंने घोषित कर दी रामगोपाल जी के लिए। इनके पास बाद में 10 वोट बचे थे, 10 में से 1 वोट इनका टूट गया था, टूटने वाला था, नाम मैं नहीं लूंगा, पता सबको है, 9 ही बचे थे। उन 10 वोट के बाद पहला गेम इन्होंने सोचा कि हम सीट बेचेंगे और विधायक खरीदेंगे। तुरंत बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया तुरंत। इसके पहले ना उनका मन कभी टूटा था मायावती जी से, ना उन्होंने 6 महीने पहले शिकायत की, ना 6 दिन पहले शिकायत की। ठीक राज्यसभा के चुनाव में उनका जाना ये दर्शाता है कि ये वोट खरीदने के बाद ही एक सीट बेचने वाले थे, जिसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ सरप्लस वोट 8 होने के कारण कोई भी कोशिश नहीं की कि वो राज्यसभा की सीट लड़े। न हमारे साथ अपना दल था, हमारे साथी थे, उनसे सलाह लेने के बाद ये प्रत्याशी तय कर सकते थे, इसके पहले नहीं। जब 6 मायावती जी की पार्टी से 6 लोग चले गए, समाजवादी पार्टी ने तोड़ लिए एन वक्त पर चुनाव के तब उस समय मायावती जी ने कोशिश की, सतीश मिश्रा जी गए कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी इस तरह की हरकत करी, तब मायावती जी ने सतीश मिश्रा जी को कहा कि आप लड़िएगा। अब हमारे पास सरप्लस वोट थे, हम किसको दें किसको न दें ये तो आपसे मतलब नहीं है, हमारा कैंडिडेट तो नहीं जीत रहा था ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, बार बार वो बी टीम है, अरे तुम तो सी टीम के डी टीम के लायक भी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी में आओगे तो सी टीम। ठीक है विजय जी, आपने अपनी बात रख ली। अब मनोज जी कुछ कहना चाहिए। मनोज जी, उससे पहले देखिए एक सवाल बहुत जरूरी है कि जब गठबंधन आप लोगों ने किया था तब आपको पहचानने में पार्टी को बहुत देर लगी थी, लेकिन अब आप जनता को ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो है बी टीम है, बीजेपी की पार्टी है, ऐसी है, उनके साथ मिली हुई है, आप ये बातें कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन लग गए आपको ये बताने में, जब मुलाकात की बातें जिस दिन सामने आई थी उसी दिन क्यों नहीं कह दिया गया? उसी दिन ये बात तो साफ हो गई थी कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही है बीएसपी को, तब आपने ये बातें क्यों नहीं बोली? तब सपा की तरफ से साफ क्यों नहीं किया गया? ये जितना कुछ राज्यसभा के चुनाव को लेकर किया गया वो इसी बात के लिए किया गया कि ये एक्सपोज किया जाए कि कौन किसके साथ है। एक बात, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन 2019 में हुआ वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं तोड़ा गया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर किसी को फायदा हुआ तो वो 0 सीट वाली लोकसभा सदस्य की जो दल बीएसपी को 10 सीटें दी, तो समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन के अपने जो धर्म से उनका निर्वहन किया, इसके आधार पर 0 से 10 से हमने बसपा को पहुंचाया। गठबंधन हमने तोड़ा नहीं, एमएलसी बनाने में हमने बसपा का सहयोग किया। हमारी गलती हमारी, जब कोई खुद गठबंधन तोड़ ले और जाके सरकार के साथ छैया करने लगे तो निश्चित तौर पे ये प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी से बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, जिस तरह विजय खेड़ा जी का वक्तव्य आपके विवेक के किसी काम का, लेकिन बातें बहुत, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतलब का कुछ भी नहीं, जनता के मतलब का कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इस डिबेट के माध्यम से बीजेपी से फिर सवाल पूछता हूँ। अब हम दो काम तो नहीं करते जो आप कर रहे थे। ठीक है मनोज जी, विजय जी आपकी बातें सुन ली। अब रोशनी जी से मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो विपक्षी पार्टी ऐसी अकेली है जो विकास के लिए सोच रहे। ठीक है मनोज जी, विजय जी आपको वक्त दिया गया। अब रोशनी जी से मेरा सवाल है, रोशनी जी आप लगातार कह रही है कि आप अकेली ऐसी पार्टी है, आपकी पार्टी लगातार विकास के लिए सोच रही है, बाकी सारी पार्टियां एक साथ मिली हुई है। आप ही बताइए, क्या अकेले अपने दम पर कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत पाएगी? क्योंकि धरातल पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कांग्रेस को बहुत बहुमत मिल गई या फिर जनता का बहुत सपोर्ट मिल गया। अब ऐसे में विपक्ष भी अलग अलग बिखरा हुआ है, अकेले कैसे लड़ेंगे? धरातल पे अगर आप बात करें तो सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों पे आवाज उठाती आई है। अभी अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में बुनकरों की, जो कि बनारसी साड़ी, विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी बनाते हैं, आज उन बुनकरों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, उनके घर में रोजी रोटी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उनकी बिजली सब्सिडी कैंसिल कर रही है और प्रति यूनिट बिजली का भाव लेने की बात कर रही है, उनके पास 6 महीने में लाखों रुपए के बिल आ चुके हैं। उन बुनकरों की आज आत्महत्या करने की स्थिति है। जिस लूम पे वो अपना काम करते हैं उस लूम पे लटकती हुई लाशें मिल रही है बुनकरों की। इस मुद्दे पे कभी योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ भी मुद्दा उठाया?
नहीं सुनी। सिर्फ हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ही उनके हक की आवाज में आवाज उठाई। रोशनी जी, आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रही है। मैं आपसे दूसरी बार ये सवाल कर रही हूँ कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष अगर एकजुट होगा तो आप जिस पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही हैं शायद वो विरोध और ज्यादा आगे बढ़कर आएगा, लेकिन आप बार बार एक पार्टी के विरोध की बात कर रही हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उस पर क्या कहेंगी? अकेले कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस जब पिछले लोकसभा चुनाव में हालात आपने देखे हैं? कांग्रेस को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, कांग्रेस अकेली काफी है भाजपा पे। और जिस तरह से लॉकडाउन में भाजपा ने लोगों के हित में कोई काम नहीं किया है और लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए नियम लाए हैं, उस तरह से न सपा की जरूरत है न बसपा की जरूरत है। और बीएसपी का नाम तो बीजेपी सहायक पार्टी है, वो खुद के दम पे कोई बहुजन समाज पार्टी के नाम से नहीं जानी जाती है, वो बीजेपी सहायक पार्टी के नाम से जाना जाती है। ठीक है मनोज, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, फिर विपिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोज बसती हुई चली जा रही है। राजेश जी, हाँ तक की 2017 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं, हाँ उसमें अगर भाजपा की सत्ता के बाद अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी ने जीती हैं तो समाजवादी पार्टी ने। जो हमारी सीटें नहीं थी वो बीजेपी की सीटें थी। मैं आपको फिर आश्वासित कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को समाजवादी पार्टी के लीडर में, हमारी नीतियों में, हमारे सिद्धांतों में विश्वास है। आने वाले 7 सीटों के उपचुनाव में आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुद्दे सारी पार्टियों को उठाने का बिल्कुल हक है और हर पार्टी को उठाने के लिए मैं कांग्रेस की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में आ रही है, लेकिन बसपा और बीजेपी का क्या बढ़िया गठजोड़ है ये जनता जानना चाहती है। लेकिन मनोज भाई, बीएसपी अब ये भी कह रही है कि गठबंधन करना हमारी भूल थी समाजवादी पार्टी से, और अखिलेश का भी वो हाल होगा जो मुलायम का हुआ। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इसके पीछे क्या मायने समझते हैं आप? देखिए, आप राजनीतिक दल हैं, आप भी राजनीति करने के लिए आए, आप हम पे एलिगेशन लगा सकते हैं, जो कुछ कहना है जनता जाती होगा, लेकिन लीडर के कहने से नहीं होने वाला। ठीक है विपिन, किसी भी लीडर के कहने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सत्ता बनेगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अब अगर बिहार चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ बार बार एक बात उठ रही थी कि चिराग पासवान एक किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। वो अलग बात है कि 10 नवंबर को तस्वीर साफ होगी कि किसने बाजी मारी। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो एक उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें अगर उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर जो असल मायने में मुकाबला जो है वो भाजपा का समाजवादी पार्टी, ये क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। देखिए, उसका कारण ये है कि अगर आप दिल्ली में बात करें, मैंने क्यों उदाहरण दिया शीला दीक्षित का, मैंने उनके खुद उनका इंटरव्यू लिया बतौर पत्रकार, तो वो देखिए कितने काबिले तारीफ बात है। जो अगर पूरे देश की बात करें, बड़े कम नेता, उन जैसे सदियों में ऐसे एक नेता आते हैं शीला दीक्षित जैसे, वो किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने के लिए। आप अमूमन क्या देखते हैं कि जब नेताओं से बात करें, आप, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आप ये देखते हैं कि जैसे कहावत भी है कि बोकेस के लिए हर कोई तैयार है, बिग बैट्स के लिए खामियां कोई उजागर करे तो वहां पर तैयार नहीं होते थे। शीला दीक्षित के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि काबिल तारीफ बात थी कि हमेशा तैयार रहती थी, कहती थी मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर महिलाओं के प्रति अपराध था दिल्ली में तो वो हमेशा जिम्मेदारी लेने को तैयार रहती थी। और यही कारण था कि दिल्ली के विकास की अगर आप बात करें, जो बिल्कुल विकास की तस्वीर बदली है दिल्ली में, उसका श्रेय केवल शीला दीक्षित को जाता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन कितने बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए बात, ये गलत बात है, मैं बीच में किसी के बोलता नहीं हूं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, दिल्ली पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई अपना, और ये वही विधानसभा है दिल्ली विधानसभा जहां पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। आप जहां भी नजर, मैं खुद विधानसभा जाता था, जहां नजर आप उठा के देखिए कांग्रेस के विधायक होते थे विधानसभा में। लेकिन आज ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे को पहले आने वाले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी वो पूरी जनता बिल्कुल देखिए, आप पहले बात तो बोलने दीजिए, मेरे को बात तो बोलने दीजिए। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर यह आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जनता से अगर कोई दूर जा रही है, राजनीतिक दल दूर जा रहा है या नेता लोग दूर जा रहे हैं, तो क्या कारण है? जब तक आत्ममंथन करेंगे नहीं तो आप दूर ही जाते रहेंगे। बस मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए कि क्या कारण था कि जब न्यायालय की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन हुई, बोला गया कि ये सीबीआई क्या है,
ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, कोई ना कोई तो कारण है। क्या बात होती थी पहले, क्या बातें करी जाती थी? नहीं, लेकिन विपिन जब जी बातें आज की बोले अगर कि बात इसका करें, खौफ नहीं, दिखा के- आज की अगर बात करें तो कांग्रेस पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। अजय कुमार लल्लू हो, कांग्रेस के देखिए मैंने क्यों राजेश मैंने क्यों उदाहरण दिया चिराग पासवान का? मैंने बोला कि इस वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर कांग्रेस आज भी सुध ले ले कुछ मामलों में और ये समझ ले कि क्या कारण रहा है, आत्ममंथन करे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब किंग मेकर, तो दूर की बात, वो अलग बात है कि यहां पर एक बहुत अहम भूमिका में आ सकती है, बशर्ते कि वो आत्ममंथन करे। रोशनी जी आप इस पे टिप्पणी करें। आप अपनी पार्टी का आत्ममंथन करिए, आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी और अरे राहुल कोई- गांधी नहीं, जी कोई बात उनकी रोशनी जी उनकी कोई पार्टी ही नहीं है, वो हाँ। किसका आत्ममंथन करेंगे? वो आपको बता रहे हैं कि नहीं, आप एक वो उम्मीद की जाहिर सी किरण की बात है, तरह कई हैं। पार्टियों का अगर आप आत्ममंथन काम कर करेंगे। लेगी या कांग्रेस काम कर लेगी, तो जिस तरह से जनता उम्मीद कर रही है, या आप कह रही है कि आप विरोध कर रही हैं उन नीतियों का बीजेपी की, तो आप फ्रंट फुट पर मैदान में आ सकती हैं, ये कहना है उनका। कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं वहां पर जनता ये भी देखती है, जनता जनार्दन है, जनता के जनादेश को सर माथे लेना चाहिए। कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं वहां एक सुर में आना पड़ता है, एक कदम से कदम मिलाना पड़ता है, ना कि अलग गीत गाने पड़ते हैं। आप तो कह रहे थे एनालिस्ट हैं, तो जनाब निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, मैं तो सारी बातें कर दी मैंने। अरे मैंने तो, अरे अब आप सुन लीजिए, आपको एक बात बताता हूं। जब भाजपा के राज में मिर्जापुर में ये नमक रोटी की बात हुई, हम लोगों ने आवाज उठाई कि आपने कैसे, देखिए आपको अगर कोई सच दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, भाजपा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी देखिए, वहां पर भी विरोध का सामना करना पड़ा हम लोगों को। विजय खेरा, मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत जल्दी से आप टिप्पणी कीजिए। विजय जी के पास में बहुत देर से नहीं गया, उनसे कई अभी सवाल है जिसका जवाब लेना है। बात कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरा एक क्योंकि प्रश्न कांग्रेस है बहुत मेघना जी मुखर है से। इस डिबेट में भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कांग्रेस कोई क्षेत्रीय दल है नहीं। कांग्रेस हिंदुस्तान की अब तक की सबसे ज्यादा संविधान लागू होने के बाद सत्तासीन दल रहा है। क्या प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, सभी लोगों के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही राजनीति का विषय रह जाता है? अरे इतनी मेहनत अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में कर लेंगे, तुम्हें डर निश्चित लगता तौर है? पे आप आपको डर बीजेपी को लगता है हरा कांग्रेस पाओगे। से? बेवजह मान न मान आपको उत्तर प्रियंका जी से प्रदेश डर लगता है? अरे उत्तर प्रदेश की राजनीति इतना क्यों डर रहे हैं आप प्रियंका जी से? इतना डर लगता है प्रियंका जी से, तो चले जाइए ना वापस। ठीक है विजय जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए अपनी मुस्कुराहट का राज भी बताइए आप। विजय जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, दोनों की लड़ाई पर कहीं ना कहीं आप अपनी मुस्कुराहट का राज बताइए। मैं इसलिए कह रहा था कि ये कह रहे हैं प्रियंका जी को सलाह दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाएं। ये कह रहे हैं हमें इतना डर तुमको लगता है अगर प्रियंका जी से, तो सरेंडर हो जाइए जाके। क्यों इतना डर लग रहा है आपको? अरे चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़िएगा, उनको कहाँ काम करना है आप सलाह देंगे क्या प्रियंका जी को या किसी को भी, किसी नेता को? उन्हें जहाँ काम करना करने दीजिएगा। कांग्रेस ने भी बसपा के साथ गठबंधन किया था, जितेंद्र प्रसाद जी जब अध्यक्ष थे 128 सीटें लेके कांग्रेस ने बाकी बसपा को दे दी थी सारी सीटें और चुनाव लड़ा था। वो पहला वक्त था जब कांग्रेस बर्बाद हुई थी। इसके पहले 33-37 सीटें जीतती थी, पहली बार 28-29 सीटें जीत के आई थी फर्स्ट टाइम। तो बीएसपी के साथ अगर समझौता ना किया होता उस समय कांग्रेस ने, मैडम एक मिनट रुकिएगा, मैं कांग्रेस में उसमें प्रवक्ता भी था, एआईसीसी मेंबर भी था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो बात वही बोल रहा हूँ। उसकी वजह से उस समय विरोध हुआ था कि कांग्रेस ये ना करती तो शायद कांग्रेस बर्बाद ना होती। ठीक है विजय जी, देखिए एक सवाल और है कि अब तक जो मुकाबला था वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो रखा था और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबका विरोध कर रही थी, लेकिन ये एकदम से बीएसपी के लिए प्रेम उमड़ आया है, तो इस पर सवाल उठना तो लाजमी है ना सर? ये कह रहे हैं आपसे, अगर समाजवादी पार्टी जैसी गुंडा पार्टी के लिए जिसको बीएसपी के साथ क्या किया, जनता के साथ किया, उसके अपराधी आज पकड़े जा रहे हैं। रोजाना देख रहे हैं आप, अरबों रुपए की बिल्डिंग तैयार करनी सरकारी जमीन पर समाजवादी की दम से, ये सब गिराई जा रही है, एक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये जो हालात करी थी समाजवादी पार्टी ने, उसको तो हर सूरत में जाना ही चाहिए। उस आपराधिक पार्टी के खिलाफ बीएसपी भी है और भाजपा तो है ही है। नहीं सर, बीएसपी के खिलाफ तो आप कई बार गए हैं, कई बार आपने टिप्पणियां की है बीजेपी की तरफ से, इतिहास में बहुत बार बीएसपी का विरोध किया गया है। अभी भी बीएसपी के खिलाफ है हम।
राज्यसभा का चुनाव दिशा तय नहीं करता है। ये कौन लोग कहने लगे हैं राज्यसभा का चुनाव का और आम चुनाव से क्या लेना देना है? ठीक है, ये एक सीट का चुनाव कोई चुनाव तय करता है या समझौते तय करते हैं? ये तो इंडिविजुअल सीट होती है, कई बार इंडिपेंडेंट जीतते हैं। विपिन जी, आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। क्यों बार ऐसा उदाहरण है जब कांग्रेस पार्टी से 20 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, चाहे बिरला जी से लेकर और कितने सारे, तो उससे क्या मतलब पड़ता है? अगर हमारे पास प्लस वोट थे, हम कहीं ना कहीं हमारे वोट जाते। खैर वो तो चुनाव हो ही गया बिना चुनाव के, नहीं तो पत्ते खुलते कौन विपिन आप मैं ये बोलना देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, पूरा खुल जाता। विजय जी एक मिनट, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्ष जिस देश का मजबूत होगा तभी सरकार को, सत्ता पक्ष को घेर पाएगा। लेकिन क्या करें, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके कौन जिम्मेदार, किसको ठहराया जाए? कि यहां पर अगर विपक्ष उतना मजबूत नहीं है या अपनी गलतियों से सुध लेना नहीं चाहता, तो उसके लिए तो ये खुद ही जिम्मेदार होंगे। यहां पर ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने देश को आगे ले जाना है, प्रगतिशील बनाना है, जो प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ केवल एक प्रधानमंत्री के सोचने से नहीं काम चलने वाला, यहां पर पूरे देशवासी अगर एक संकल्प ले लें कि हमने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है, क्योंकि अभिशाप में भी वरदान होता है। भले ही हम कोरोना काल में जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, यहां पर भी हमारे पास एक अभिशाप में वरदान छुपा हुआ है, क्योंकि ये दौर वो चेक्सिट वाला दौर है जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे। ये वक्त है तवज्जो देने का उत्पादन को, क्योंकि इतने साल हम व्यापार को तवज्जो देते आए थे। तो यहां पर अगर हम स्वदेशी भी अपनाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते कि हम एकजुट हो जाए। लेकिन अभी देखिए इसी में कितना बड़ा एक हमारे देश की विडंबना देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए कि यहां पर हम एक संकल्प तो लेते हैं कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन वहां पर भी जब विरोध करते हैं, वहां पर भी सिलेक्टिव विरोध हो जाता है। कि हाथरस की बेटी तो भारत की बेटी है। हाँ। और यहां पर फरीदाबाद में देखिए, हाँ। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं, जो जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर राजनीति से ऊपर उठ के ये समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर सही मायने में, क्योंकि निर्भया के बाद क्या हुआ था, पूरे देश में आक्रोश था, अंतरराष्ट्रीय पटल में देश की छवि धूमिल हुई थी, एक संकल्प लिया गया था कि अब दोबारा निर्भया नहीं होने देंगे। तो वो निर्भया इसलिए दोबारा होते हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं होते। दायित्व समझना पड़ेगा कि राजनीति कम से कम महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो लेकिन मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। शालिनी जी, मैं आपको, ये गंभीर मुद्दा है। मनोज यादव, देखिए, विश्लेषण महोदय की बात से मैं तमाम बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में विपक्ष इसलिए कमजोर हो गया क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश से वादा किया था कि अगर वो उनको ताकत देंगे, वो उनकी सत्ता बनाएंगे, डबल इंजन की सरकारें बनवाएंगे, तो इस देश की काया पलट कर देंगे। इसलिए विपक्ष कमजोर हुआ। लेकिन फिर कहूंगा, ना तो सवाल मुख्यमंत्री पे होगा, ना सवाल प्रधानमंत्री पे होगा, सवाल विपक्ष से नहीं नहीं, सवाल उनसे भी होंगे और सवाल होते रहे हैं। और हाथरस हो या फिर बरेली, जो कांड हुए उन पे सवाल हुए हैं, चाहे यूपी की सरकार हो या केंद्र की। ठीक है रोशनी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने मुद्दे पिछले कई दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस ने उठाए हैं, सड़क पे उतर के राजनीति भी की, सरकार को भी घेरा, लेकिन क्या उपचुनाव में वैसी सक्रियता दिखाई दे रही है पार्टी की? क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा वैसा, ना आपके दिग्गज दिखाई दे रहे हैं उपचुनाव में। पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है और उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लोगों में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पूरी तरह से इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा और बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश में भी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि अब लोग भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसने वाले नहीं है। जिस तरह से ये जुमले देती रहती है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अभी तक जनता को मिला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें होती है। और अब बीएसपी जिस तरह से अपना पलड़ा झाड़ के, जिस तरह से उनके 7-8 विधायक भाजपा में गए हैं, वो उनको सपोर्ट करने की बात भी इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको दिख रहा है आने वाला फ्यूचर बीजेपी सहायक पार्टी यानी कि बीएसपी का। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित में काम करने की बात करती है और लोगों के हित में गंगा जमुनी की तहजीब को लेकर चल रही है। धन के नाम पे राजनीति करना कभी भी कांग्रेस ने ना ही सीखा है, ना ही वो करेगी। ठीक है रोशनी जी, विपिन जी कुछ पूछना चाहते हैं। रोशनी जी, बड़े सम्मान पूर्वक आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ी प्रतिष्ठित प्रवक्ता है कांग्रेस की। देखिए, हर कुछ मुमकिन है कि एक विकल्प ये भी हो सकता है कि भाजपा चुनाव हार जाए, और अगर ये मान के चलें कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, परिणाम उनके हित में जाते हैं, तो उस तब क्या आप कहेंगे? तब आप ये मानेंगे कम से कम
कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, कोई ना कोई कारण था कि बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो? बड़ा सरल सा मैंने एक आपसे सवाल पूछा है। आवाज उनकी नहीं आ पा रही, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा विपिन, जिस तरीके का चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जाहिर है तरह तरह की बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो आप अब क्या तस्वीर देखते हैं? क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि पिछले दरवाजे से बैटिंग बीएसपी और बीजेपी के बीच चल रही है। सपा आप खुल के कह रही है कि साहब आप कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका कह रहे हैं। कैसे देखें इस पूरे मामले को? देखिए, दरारें तो बिल्कुल एक जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, दरारें तो आनी थी। जो आप बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो वो ज्यादा दिन चलने वाला था नहीं ना था, लेकिन यहाँ पर उसका फायदा जो है एक स्वाभाविक था। देखिए कि स्वाभाविक था कि वो फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो कोई छोड़ता नहीं है मौका, तो यही भाजपा ने भी करा है। तो अब जब उसको फायदा उनको ये मौका दिखा तो लपक के वो पकड़ेंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो यहाँ पर, तो उससे अछूता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखने गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर किसी ने ये जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया। एक संकल्प निश्चित बात है लिया है मुख्यमंत्री योगी ने कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। सफर काफी लंबा है, क्योंकि यहां पर रोजगार का मुद्दा है कि आपने, और विदेशी निवेश कैसे आएगा। इन्वेस्टर समिट तो हो गए, लेकिन विदेशी निवेश कैसे आएगा? और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर असल मायने में अमल कैसे होगा? आपको जनता ने स्वीकार करा है, वो ठीक है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री लोगों के साथ उनकी उम्मीदों पे लोगों को ऐसा उम्मीद लगती है कि वो उनके सपने पूरे करेंगे, जो विकास के काम अधूरे रह गए। लेकिन अब ये करने का वक्त है, और खासतौर के अभी इस करके भी क्योंकि एक धरातल पे जीडीपी के आंकड़े आए हुए हैं, और अगर आप बात करें कि अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है। ठीक, एक आखिरी टिप्पणी में विजय जी से लेना चाहता हूं, वक्त की कमी है। विजय जी, कई आरोप आप पे भी हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर विपक्ष ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जो कमियां थी वो सामने आएंगी, आपके जनता सब तय करेगी। ने इस कदर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को हर जगह चुनाव जीतती चली गई और लोकसभा में इतिहास कायम कर दिया। जनता ने इतने वोट दिए मोदी जी के नाम पर। नोटबंदी में भी इसी तरह से बोलते रहे, ये फेल है, वो फेल है, इसी तरह अभी इसमें भी बोल रहे। जो लोग गांव-गांव में पहुंचे, जो प्रवासी को जो पहुंचाया गया, जितनी सुविधाएं दी गई, उनके खाने से लेके पैसे तक भेजे गए उनके खातों में, ये सब इतिहास अपने आप में। जितना अच्छा कोविड का कंट्रोल हिंदुस्तान में किया गया, विश्व में किसी देश में नहीं किया गया, और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदेश माना गया पूरे हिंदुस्तान में। आज भी वही है, कोविड ही हमको चुनाव जिताएगी। चलिए ठीक है, देखना होगा जनता कितना आपके जो दावे हैं उस पर भरोसा करेगी, क्योंकि एक परीक्षा है। बिल्कुल विजय जी, एक परीक्षा है ये आपके लिए भी, विपक्ष के लिए भी। देखा जाएगा, अगर जनता आपके साथ है तो वाकई आप लोगों ने बेहतर काम किया, और अगर नकार दिया तो फिर वो जो कमियां हैं वो भी आपके सामने होंगी। बहुत शुक्रिया विजय खेरा आपका, मनोज यादव आपका, रोशनी कुशल आपका भी, और विपिन शर्मा आपका भी। सवाल कई थे, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है? उपचुनाव में आखिर क्यों विपक्ष नजर नहीं आ रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है?